आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक तरीके की स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और ये कोई भी चार्ज प्रोड्यूस करता है अपने सराउंडिंग में। जिस तरीके से कोई भी चार्ज अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसी तरीके से कोई भी चार्ज अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी प्रोड्यूस करता है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है, इसकी डेफिनेशन पहले समझते हैं, फिर मैथमेटिकली उसकी डेफिनेशन का क्या रिजल्ट आता है वो समझेंगे, और फिर हम इसको किसी भी क्वेश्चन में कैसे यूज करना है इस बात को समझा जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल V से। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यूनिट इसकी वोल्ट होती है, या हम कह सकते हैं जूल पर कूलम भी होती है, ठीक है। और डिफाइन कैसे करते हैं, हर पॉइंट का कोई ना कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में हर पॉइंट का कोई ना कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो डेफिनेशन ये कहती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल of any point is defined as the work done per unit positive test charge by electric field in bringing that charge from reference point। हम जो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं वो हमेशा इंफिनिटी का ही लेते हैं जनरली, तो हम उसको लिख देते हैं इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब अगर हमें किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो हम एक चार्ज को इंफिनिटी से लाकर उस पॉइंट तक लेकर आएंगे, और इंफिनिटी से लेकर उस पॉइंट पर लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड ने कुछ वर्क डन किया होगा। तो वर्क डन जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया है डिवाइडेड बाय जो टेस्ट चार्ज हम इंफिनिटी से लेकर वहां तक ला के रखे हैं, तो वर्क डन डिवाइडेड बाय वो जो चार्ज हमने ला के रखा है, इसकी वैल्यू उस पॉइंट का पोटेंशियल बताता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि किसी भी रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल कर रही होगी और हमें मान लो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। हमें किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि हम एक चार्ज को लेंगे और चार्ज को इंफिनिटी से लेकर आएंगे, और इंफिनिटी से लेकर आते आते जब हम यहां तक लाके रखेंगे कौन से चार्ज को, टेस्ट चार्ज को, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। तो मान लो Q नॉट हमारा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, उसको हम इन्फिनिटी से लाकर अगर इस पॉइंट पे रखते हैं, और ये हमारा पॉइंट जहां पे है वो r की दूरी पर है, ठीक है। जहां से हमें इलेक्ट्रिक जहां पे पोटेंशियल निकालना है वो इस जगह से r की दूरी पर है। तो इस जगह तक ला के रखने में जो भी वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया होगा डिवाइडेड बाय जो चार्ज हम लेके आए हैं, उसका वैल्यू हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देता है। अब कितना वर्क डन किया होगा, तो ऑब्वियसली जब ये टेस्ट चार्ज आ रहा होगा तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया होगा, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा Q नॉट इन ई का। इतना फोर्स लग रहा होगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। और अगर हम इसको इस तरफ लेके आ रहे हैं तो ध्यान देना कि हमारा जो R है वो ऐसा डिफाइन किया गया है। तो अगर R ऐसा डिफाइन किया गया है तो हम जब इसको इंफिनिटी से लेकर इधर आएंगे तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये माइनस डी आर कहा जाएगा, क्योंकि आर का वेक्टर इधर है तो इधर माइनस डी आर का वेक्टर होना चाहिए। तो अगर हम इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मूव करवाते तो कितना वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया होता, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता, फोर्स कितना है, फोर्स है Q नॉट ई का, ये फोर्स हो गया, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया माइनस डी आर का वेक्टर, ये हो गया डिफरेंशियल वर्क डन, F डॉट S, ये डिफरेंशियल वर्क डन हो गया। और अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है तो ऑब्वियसली हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, और हम कह सकते हैं कि टोटल वर्क डन इज एन इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल वर्क डन इज एन इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे Q नॉट कांस्टेंट है, ठीक है, माइनस भी बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा वेक्टर E डॉट वेक्टर डी आर। कहां से कहां तक लेके आए हैं, इन्फिनिटी से लेके आए हैं, तो R उस समय इनफाइनाइट था, और R की दूरी तक लेके आए हैं
फाइनली ये R के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये कह सकते हैं कि ये टोटल वर्क डन किया है इलेक्ट्रिक फील्ड ने जिसकी वैल्यू इतनी है। लेकिन पोटेंशियल हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं कि वर्क डन जितना भी किया है इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको उसी टेस्ट चार्ज की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो हम ये टेस्ट चार्ज की वैल्यू जब यहाँ पे ले आएंगे तो पोटेंशियल मिल जाएगा, और ये पोटेंशियल मिल जाएगा माइनस ऑफ E डॉट डी आर के बराबर। तो ओवरऑल हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है जो बताता है कि किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल होता है माइनस ऑफ E डॉट डी आर, जहां पर हम उस चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर R की दूरी तक लाकर रखे होंगे। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल रिलेशन है एक्चुअली, जो ये बताता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन करेगी तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय चार्ज, यही उसका पोटेंशियल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क डन किया, कितना किया वो निकालोगे और उसी चार्ज से डिवाइड कर दोगे तो उस पॉइंट का पोटेंशियल हमको मिल जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या क्या चीजें हैं, माइनस साइन क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। देखो, बिना पोटेंशियल तभी आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो पोटेंशियल भी नहीं होगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तभी डिफाइन किया जा सकता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस भी जगह पर प्रेजेंट है उस जगह पर हर पॉइंट का कोई ना कोई पोटेंशियल है, और किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल आप इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। आप E डॉट डी आर करें, इन्फिनिटी से R माइनस साइन लगा देंगे तो हमको पोटेंशियल मिल जाएगा। ये माइनस का साइन क्या बताता है? माइनस का साइन सिर्फ ये बताता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ट्रैवल कर रही है तो हम अगर उल्टे डायरेक्शन में आ रहे हैं तो मतलब, या ऐसे समझ सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर ट्रैवल कर रही है तो इस तरफ पोटेंशियल घटता जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल कर रही होगी। लेकिन अगर आप इधर से इधर आ रहे हो और मतलब लो से हाई आ रहे हो, इसलिए हम माइनस का साइन आ गया है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल करेगी उस डायरेक्शन का पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर जा रही है तो पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, इस रिलेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, क्या मतलब है इसका, इन सब चीजों को सीखेंगे। ये मैथमेटिकल रिलेशन है जो डेफिनेशन से आया है। हमें क्या करना है, हमें कैसे यूज करना है। तो ये रिलेशन ठीक है अपनी जगह पर है, बट हम आगे ये समझते हैं कि कोई भी चार्ज कैसे पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है, और चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, और फिर वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन हमने लिखा है, इस रिलेशन को थोड़ा और डिटेल में आगे जाके हम समझेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो कोई भी चार्ज अगर रखा है तो ऑब्वियसली अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर पोटेंशियल है। तो अगर ये चार्ज Q का है, ये मान लो Q का चार्ज है, ये माइनस Q का चार्ज, तो Q का चार्ज अगर है तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, और माइनस Q का चार्ज है तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। सारे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर आप Q के चार्ज से R की दूरी पर जाओगे तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी है, और वो पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं KQ/R के फॉर्मूले से। ठीक है, इस तरीके से हम उसका पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कहां से आया? एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख रहे हैं यहाँ पे जो लिखी हुई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में क्या ये पॉइंट चार्ज प्रोड्यूस कर रहा होता, और अगर कैपिटल Q का चार्ज अपने से R की दूरी पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता तो उसकी वैल्यू कितनी होती, KQ/R²। इन सब को इंटीग्रेट करके जब रिजल्ट निकालते तो ये पोटेंशियल KQ/R के बराबर मिल जाता। ठीक है, उसी तरीके से माइनस Q के अगर हम R की दूरी पर जाते हैं तो पोटेंशियल K-Q/R आता है। मतलब हम जब भी पोटेंशियल की वैल्यू लिखेंगे तो चार्ज को विद साइन पुट करेंगे, और चार्ज को विद साइन पुट करके हम उस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल की सिर्फ वैल्यू होगी। यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू इतनी है, यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू इतनी है। ये पोटेंशियल पॉजिटिव है, ये पोटेंशियल नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जरूर होता, और यहाँ पे हम कह सकते थे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर बना रहा होता,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे राइट में होता। ये नेगेटिव चार्ज है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ बना रहा होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसकी तरफ होता। ठीक है, पोटेंशियल इसका पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर ट्रेवल कर रही है तो हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगी। तो अगर आप इस चार्ज से दूर चलते जाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू घटती जाएगी। क्यों घटेगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई से लो की तरफ ट्रैवल कर रही है, तो जैसे जैसे दूर चलते जाएंगे पोटेंशियल की वैल्यू घटती जाएगी। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट से लेफ्ट में आ रही है, इसका मतलब राइट वाले पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा और जैसे जैसे नजदीक आते जाओगे पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी, और वो होगा भी क्योंकि यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो ओवरऑल आपको ये समझना है कि अगर हम किसी पॉइंट चार्ज से पोटेंशियल को फाइंड आउट करते हैं, ये पोटेंशियल हम कभी कहीं भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रोड्यूस हो रही है तो कितनी फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ये फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड रख दीजिए, इंटीग्रेशन कर लीजिए, उस पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, आते वहीं से हैं, तो आपको याद रखना है कि पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल की वैल्यू इतनी है, माइनस क्यू की पोटेंशियल की वैल्यू इतनी है। चार्ज को हमें हमेशा विद साइन पुट करके किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, अब हो सकता है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो किसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, आई एम सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं ना हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी फाइंड आउट किया था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी फाइंड आउट करते हैं। डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एक चार्ज Q1 का यहाँ रखा है, Q2 का यहाँ रखा है, माइनस Q3 का यहाँ रखा है, और हमें किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो अगर हमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो हमें ये चेक करना है कि भाई ये दूरी इस चार्ज से कितनी है, ये दूरी इस चार्ज से R1 के बराबर है मान लेते हैं, ये दूरी इस चार्ज से R2 के बराबर है, और ये दूरी इस चार्ज से R3 के बराबर है। तो अगर हमें उस पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो हम ये कह सकते हैं कि उस पॉइंट का पोटेंशियल इन तीनों चार्जेस के पोटेंशियल जो प्रोड्यूस किए गए होंगे उसके सम के बराबर होगा। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट करते थे तो यही कहते थे कि इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इन तीनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का एडिशन है, लेकिन वो वेक्टर एडिशन होता था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती थी तो वहां पे डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होते थे। लेकिन क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्शन है ही नहीं, तो आपको सिर्फ वैल्यू ऐड करनी है। इसका पोटेंशियल यहाँ पे मान लो 5 वोल्ट है, इसका 7 वोल्ट है, इसका -4 वोल्ट है, तो 5 + 7 - 4 ये नेट पोटेंशियल आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि नेट पोटेंशियल की वैल्यू उस पॉइंट पर लिखी जा सकती है KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 माइनस KQ3/R3। ये माइनस क्यों आएगा? क्योंकि Q3 का चार्ज नेगेटिव है तो उसका पोटेंशियल भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अगला हम लोग पढ़ते हैं पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज जो होगा वो किसी सरफेस में या किसी वॉल्यूम में लगातार बटा होगा। जैसे डिस्क हो सकती है, रिंग हो सकती है, स्क्वायर प्लेट हो सकती है, क्यूब हो सकता है, स्फीयर हो सकता है। जब चार्ज कंटिन्यूअसली बटा होगा किसी भी सरफेस या वॉल्यूम में और हमको किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा कि इसके अंदर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करना होगा और इस एलिमेंट के पास कुछ ना कुछ चार्ज होगा। ये चार्ज मान लो dq के बराबर। ठीक है, अब अगर हमें इस एलिमेंट से r की दूरी पर जाके पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो अकेला ये एलिमेंट जो पोटेंशियल बना रहा होता, क्या उसकी वैल्यू डिफरेंशियल होती और उसकी वैल्यू होती k dq/r। वही फॉर्मूला है k q/r, लेकिन q क्योंकि डिफरेंशियल है तो इसको लिख सकते हैं k dq/r। ये इस छोटे से चार्ज का पोटेंशियल है। टोटल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन कर देना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन करके ये भी इंटीग्रेशन हो जाएगा k dq/r का। तो हम ये कह सकते हैं
कि अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो पोटेंशियल के डी क्यू बाई आर के इंटीग्रेशन से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो या तो चार्ज पॉइंट चार्जेस होंगे, या डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होंगे, या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होंगे। चाहे जैसे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, हम किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया कि भाई कि हम पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी पॉइंट का। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हो सकता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों ही एक चार्ज प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्ज प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी चार्ज प्रोड्यूस करता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तभी पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तब पोटेंशियल को डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं है। पोटेंशियल हो सकता है, मैं आगे बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल है कि नहीं, हो सकता है, लेकिन ये बात मान के चलनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के होने से पोटेंशियल में चेंज आता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो हो सकता है कि पोटेंशियल में कोई चेंज ना आए। क्यों ना आए? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जा ही नहीं रही है तो हाई और लो पोटेंशियल का कोई मतलब है ही नहीं। इसका मतलब पोटेंशियल हो सकता है उस जगह का कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, जिसको मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं। तो इस तरीके से हमने पोटेंशियल को डिफाइन किया डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। अगले पार्ट पे आते हैं, और मान लो आपको ये कहा गया है कि हमारे पास 4 चार्जेस हैं, ये चारों चार्जेस जो हैं वो क्यू के। अगर मैं पूछूं कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। और अगर हम देखें तो ये जो क्यू का चार्ज है और ये जो क्यू का चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस करके कैंसिल कर देंगे। उसी तरीके से ये दोनों क्यू के चार्ज भी अपोजिट डायरेक्शन फील्ड प्रोड्यूस करके कैंसिल कर देंगे। तो सेंटर पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? बिल्कुल, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू बिना डायरेक्शन के आती है। तो ये भी के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, सब के क्यू बाई आर, तो 4 के क्यू बाई आर का पोटेंशियल हो जाएगा। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो तो पोटेंशियल भी ना हो। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब भी उस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ ना कुछ आ सकता है। ठीक है, अब अगर हमने 4 चार्जेस ऐसे रखे हैं जिसमें ये Q है, ये माइनस Q है, ये Q है और ये माइनस Q है। ठीक है, तो क्या अब सेंटर की फील्ड जीरो आएगी? नहीं आएगी। Q वाला इधर बनाएगा, माइनस Q वाला भी इधर बनाएगा, तो दोनों की कंबाइंड फील्ड इधर। उसी तरीके से Q दूर बनाएगा, माइनस Q अपनी तरफ बनाएगा, दोनों की फील्ड ऐड हो जाएगी। तो एक फील्ड इधर आएगी, एक फील्ड इधर आएगी, रिजल्टेड कहीं इधर आएगा। तो सेंटर पे हम ये कह सकते हैं कि नेट फील्ड जीरो नहीं है। लेकिन क्या पोटेंशियल जीरो है? पोटेंशियल जीरो है, क्योंकि ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी बराबर है। तो के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, माइनस के क्यू बाई आर, माइनस के क्यू बाई आर कैंसिल होकर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो तब भी पोटेंशियल जीरो हो जाए। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमने कुछ इस तरीके से किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो ना हो और पोटेंशियल भी जीरो ना हो। जैसे Q माइनस Q हो गया, और ये Q हो गया, और ये Q हो गया। ठीक है, अब देख सकते हैं कि ये दोनों की फील्ड आपस में यहाँ पे कैंसिल होकर जीरो आ जाएगी, लेकिन इन दोनों की फील्ड कैंसिल होकर जीरो नहीं आएगी। तो सेंटर पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है और पोटेंशियल भी जीरो नहीं है, क्योंकि 3 पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो कैंसिल आउट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से ऐसा हो सकता है कि दोनों ही एक संग जीरो हो जाए। बिल्कुल हो सकता है, जैसे मान लो ये Q है, ये Q है, आपस में कैंसिल हो गए। माइनस Q है, माइनस Q है, क्या ये भी आपस में कैंसिल हो गए? तो सेंटर पे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, पोटेंशियल भी जीरो है, क्योंकि 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव आपस में कैंसिल होकर पोटेंशियल को जीरो बना देंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तब भी पोटेंशियल हो, या पोटेंशियल ना हो तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, या दोनों एक साथ भी जीरो हो सकते हैं, या दोनों एक साथ जीरो नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें पोटेंशियल की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट करनी होती है। अब पोटेंशियल डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से मैंने आपको बताया कि डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट किया जाता है।
तो उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं कि हमें कैसे पोटेंशियल किसी भी पॉइंट का निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। ठीक है, और क्वेश्चन को इस तरीके का है, मान लेते हैं चार्जेस ऑफ Q are placed at points of A comma 0, 2A comma 0, 4A comma 0, 8A comma 0 up to infinity. Find the potential at origin. ठीक है, मतलब हमारे पास एक्स एक्सिस में चार्जेस प्लेस कर दिए गए हैं, ये ओरिजिन है कहीं पर। ठीक है, और इन्फिनिटी तक चार्ज को रखा गया है। पहला क्यू का जो चार्ज है वो a कॉमा 0 पे रखा गया है, दूसरा क्यू का चार्ज 2a कॉमा 0 पर, तीसरा क्यू का चार्ज 4a कॉमा 0 पर, फिर चौथा क्यू का चार्ज 8a कॉमा 0 पर, और इस तरीके से ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। और हमें पोटेंशियल निकालना है ओरिजिन पे। तो पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इसकी वजह से पोटेंशियल क्या लिख सकते हैं? के क्यू बाई ए। ठीक है, इसकी वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा? के क्यू बाई 2a। इसकी वजह से हो जाएगा के क्यू बाई 4a प्लस के क्यू बाई 8a, और ये सीरीज इन्फिनिटी तक चली जानी चाहिए। अब इसमें से अगर हम के क्यू बाई ए को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 और अप टू इन्फिनिटी। तो अगर आप देखें तो ये जो सीरीज बन रही है ये जीपी की है, इनफाइनाइट जीपी की है। और इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है वो होता है पहला टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या है? हाफ है। 1 में हाफ मल्टीप्लाई किया ये आ जाएगा, फिर आप मल्टीप्लाई किया 1/4 आ जाएगा, फिर आप मल्टीप्लाई किया 1/8 आ जाएगा, मतलब कॉमन रेशियो है 1/2, तो ये आ जाएगा 2k/a। ये हो जाएगा ओरिजिन का पोटेंशियल। ठीक है, उसी तरीके से हो सकता था कि मैं यहाँ पे q रखता या माइनस q रखता, ये q रखता माइनस q रखता, तो q वाले की एक सीरीज बनती, माइनस q वाले की एक सीरीज बनती, दोनों सीरीज अलग अलग होती, दोनों के सम आप निकालकर नेट पोटेंशियल उस पॉइंट का फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो कभी भी पोटेंशियल निकालना होगा तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसका पोटेंशियल निकालने के बाद मान लो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं और नेक्स्ट पोटेंशियल फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो मान लो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि हमारे पास जो चार्जेस हैं, ठीक है, वो चार्जेस हो सकता है कि एक q का चार्ज यहाँ होगा, q/2 का चार्ज, और एक q/2 का चार्ज यहाँ पर। और अगर हम इसके सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग जाते हैं तो एट ए डिस्टेंस ऑफ r हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, अगर हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, सॉरी ये दूरी r नहीं है, ये r है, ये r है और ये x है। तो क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो हम इसकी वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, इसकी वजह से निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, ये r है, ये x है, तो ये दूरी हो जाएगी √r² प्लस x², और ये दूरी भी हो जाएगी √r² प्लस x²। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना लिख सकते हैं? जो पहला चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है उसका पोटेंशियल आ जाता, कितना आता? k q/2 डिवाइडेड बाई √r² प्लस x²। ठीक है, प्लस k q/2 डिवाइडेड बाई r² प्लस x²। तो नेट पोटेंशियल की वैल्यू होती k q/√r² प्लस x²। ये इस पॉइंट का नेट पोटेंशियल कहा जाता। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने फाइंड आउट की थी। जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने ये सीखा था
कि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी इसकी वैल्यू भी हमने निकाली थी, अगर आप याद करें इसका फॉर्मूला। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जो निकाली थी, अगर मैं उसकी वैल्यू याद दिलाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो आती थी के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आ रही है, ठीक है, और हमें इसी डायरेक्शन में पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, इसी डायरेक्शन में पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो हम E से V में भी जा सकते हैं। अब E से V में कैसे जाते हैं ये आपको मैंने जो रिलेशन थोड़ी देर पहले बताया था उसी की मदद से निकाल सकते हैं। क्या रिलेशन हमने पढ़ा था? हमने ये रिलेशन पढ़ा था कि पोटेंशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर माइनस साइन के संग इंफिनिटी से आर, यही रिलेशन हमने पढ़ा था, ठीक है। अब अगर हमें इस इंटीग्रेशन को हटाना होता है तो आप ये समझ सकते हैं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, ठीक है। और इंटीग्रेशन अगर डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती, मतलब अगर हम इसको डिफरेंशियल वैल्यू लिखते dv तो ये होता माइनस ऑफ E डॉट डी आर, ठीक है। अगर हम इंटीग्रेशन हटा देते, डिफरेंशियल वैल्यू लिखते तो डिफरेंशियल वैल्यू से ये इंटीग्रेशन हट जाता और ये वैल्यू आती। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर जो है वो एक ही डायरेक्शन में होते थे, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर होता था उसी डायरेक्शन में डी आर का वेक्टर भी होता था। तो dv को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ E इंटू डी आर, या इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ dv बाई डी आर। ये रिलेशन आगे जाके भी हम यूज करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दी होती है तो इस इंटीग्रेशन से पोटेंशियल आ जाता है, और अगर पोटेंशियल दिया होता है तो इस डिफरेंशिएशन से इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाती है। तो अगर हमको पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम ये तरीका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकालना है तो हम ये तरीका यूज कर सकते हैं, ठीक है। जरा चेक करो, अगर तुम यही पोटेंशियल जो यहां लिखा है इसको डिफरेंशिएट कर दोगे इस तरीके से तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी है इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पे रखकर इंटीग्रेट कर दोगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा। दोनों ही प्रोसेस वैलिड है, यहां से यहां जाना या यहां से यहां आना, ठीक है। हाँ, बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर R क्या है। एक्चुअली जो R होता था वो इस पॉइंट से दूरी होती थी, हम यहाँ पे उसको X मान रहे हैं, तो मतलब हमारे लिए इस प्रॉब्लम में E की वैल्यू जो आएगी वो माइनस ऑफ dv बाई डी एक्स से आएगी, R से नहीं आएगी, क्योंकि ये दूरी हम X ले रहे हैं, और हमने जब ये फॉर्मूला लिखा था तो उसमें उस दूरी को R बताया था तो R लिखा था, लेकिन अगर ये दूरी X लिखी है इस क्वेश्चन में तो X लिखते हैं। अब जरा हम पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करते हैं, तो पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करने में माइनस साइन यहाँ लगा है तो लगा देते हैं, के क्यू लिखा है ये लगा देते हैं। हमें डिफरेंशिएट करना है, किसको डिफरेंशिएट करना है? हमें डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस डिफरेंशिएशन को हम डिफरेंशिएशन में चेन रूल से पढ़ते हैं। आप चेन रूल से इसको लगा के कर सकते हैं, या आप इसको डिवीजन रूल से भी लगा के कर सकते हैं, लेकिन हम इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो पहले हम इसको ले आते हैं न्यूमरेटर में, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, क्योंकि ऊपर आ गया। और अब जब डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो पहले पावर माइनस हाफ बाहर आ जाती है, ठीक है। फिर हम जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो भी पावर थी वो 1 से कम हो जाती है तो -3/2 हो जाता है। फिर इसके अंदर का डिफरेंशिएशन, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 2x के बराबर, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा के क्यू, ये x बचा हुआ है और ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो जाता है इस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर ध्यान दें तो हमने यही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर भी लिखी थी। तो मेरा इस पार्ट में समझाने का बस यही एक रीजन है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी होती है तो पोटेंशियल निकल आता है इस रिलेशन से, और पोटेंशियल दिया होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आती है इस रिलेशन से।
बस ये ध्यान देना कि हम जो r ले रहे थे वो इस क्वेश्चन में एक्चुअली x हो गया है, तो उसको x लेना पड़ेगा। ठीक है, इसी बात को हम जनरलाइज अगर करते हैं, ठीक है, जैसे ये हमने किया था, फिर याद करो हमने 4 चार्जेस रख दिए थे स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे, फिर हेक्सागोन बनाया था, और फिर ऐसा करते करते जनरल हम क्या बनाए थे, एक रिंग बनाए थे, क्योंकि ऐसे पॉलीगॉन में बनाता जा रहा था। और फिर मैंने कहा था कि एक सर्कल जो होता है, जो रिंग जो होती है, ये भी एक पॉलीगॉन होती है, और ये रिंग एक इनफाइनाइटली साइडेड पॉलीगॉन है। और अगर हमने इस रिंग को ले जाकर Q का चार्ज दिया है, और Q का चार्ज इसकी पूरी बाउंड्री में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो हमने इसकी वजह से एट ए डिस्टेंस ऑफ x इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करी थी, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करके पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम याद करें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी उसकी वैल्यू यही आई थी, जो हमने यहाँ लिखी है वही इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर भी आई थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही आई थी, तो जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू भी वही आएगी जो कि ये प्रोड्यूस कर रहा है। और कैसे आएगी पोटेंशियल, तो फिर भी आसान है निकालना, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या ये चार्ज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम कैसे पोटेंशियल निकालते थे, हम इस रिंग के किसी भी पॉइंट को कंसीडर करते थे। मान लो हमने यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया, और इस स्मॉल एलिमेंट से हमने इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना चाहा। ठीक है, तो मान लो ये रिंग का जो रेडियस है वो x के बराबर है, सॉरी r के बराबर है, ये दूरी x के बराबर है, और ये जो चार्ज है Q का चार्ज टोटल दिया गया है, Q का चार्ज टोटल है, लेकिन ये चार्ज है मान लो dq का, तो ये x है, ये r है, तो ये दूरी हो जाएगी √r² प्लस x²। अब इस dq वाले ने कितना पोटेंशियल बनाया होगा, इस dq वाले ने पोटेंशियल बनाया होगा k इंटू dq डिवाइडेड बाई √r² प्लस x², ये पोटेंशियल बनाया होगा। ठीक है, हमें टोटल पोटेंशियल निकालना है, तो इंटीग्रेट कर देंगे इसको, k dq बाई √r² प्लस x²। इस इंटीग्रेशन में रेडियस रिंग का फिक्स है, जहां पर पोटेंशियल निकालना है x, ये भी फिक्स है, तो ये दोनों अगर फिक्स हैं तो ये वेरिएबल्स नहीं है, और अगर ये दोनों फिक्स हैं तो ये बाहर आ जाएंगे, k तो कांस्टेंट होता है वो तो बाहर आएगा ही, तो ये q डिवाइड बाई r² प्लस x² बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ बचेगा dq। और अगर हम dq 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 के सारे चार्जेस जोड़ देंगे, तो dq dq के सारे चार्जेस जोड़कर हमको क्या मिल जाएगा, कैपिटल Q, और पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी k q डिवाइडेड बाई √r² प्लस x²। ठीक है, यही पोटेंशियल हमने लास्ट प्रॉब्लम में भी लिखा था, जिसमें 2 चार्जेस थे, ये पोटेंशियल की वैल्यू इतनी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी वही आती है जो वहां पे थी, k q x डिवाइडेड बाई r² प्लस x² की पावर 3/2। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को याद करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में 0 होती थी, और जैसे जैसे हम दूर चलते जाते थे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में चेंज आता था, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे मैक्सिमम होती थी, एट ए डिस्टेंस ऑफ r/√2, इधर भी फील्ड मैक्सिमम होती थी और इधर भी फील्ड मैक्सिमम होती थी। ठीक है, अच्छा, ये पोटेंशियल जो आया है ये सेंटर में कितना होता, अगर हम सेंटर पे पोटेंशियल निकालते तो क्या ये x को हम 0 पुट कर देते, और x को 0 पुट करते तो सेंटर में पोटेंशियल आता kq/r का। ठीक है, तो किसी भी रिंग के सेंटर का पोटेंशियल kq/r के बराबर होता है। ठीक है, और x एट ए डिस्टेंस ऑफ x उसका पोटेंशियल इसके बराबर होता है। ठीक है, अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन समझ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से r/√2 की दूरी पर मैक्सिमम होती है, और इधर से भी r/√2 की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है इन दोनों जगहों पर, तो अगर हम लोग याद करें कि मैंने कैसा ग्राफ बनाया था, तो कुछ इस तरीके से, ये मैं हटा देता हूं क्योंकि हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अगर उस ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता था, और ये बताया गया था कि इस ग्राफ का मतलब सिर्फ यही है कि एट ए डिस्टेंस ऑफ r/√2 x इज इक्वल टू r/√2, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव फील्ड ले रहे हैं, राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव फील्ड ले रहे हैं, और यहां पर भी x इज इक्वल टू -r/√2 में यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है,
लेकिन लेफ्ट डायरेक्शन में है तो वो फील्ड नेगेटिव हो जाती थी, ये हमने सीखा था। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां पर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आती थी सेंटर पे, सेंटर पे फील्ड जीरो है। ठीक है, इस पोटेंशियल की वैल्यू को अगर हम ध्यान दें फॉर्मूले में, तो इस पोटेंशियल की वैल्यू में K फिक्स है, कैपिटल Q का चार्ज भी फिक्स है, रेडियस ऑफ द रिंग भी फिक्स है। हम अलग अलग पॉइंट पे जब फील्ड निकालेंगे तो x बदलता जाएगा, और जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा क्या पोटेंशियल कम होता जाएगा? तो सेंटर पे जो पोटेंशियल निकाल रहे हैं ये पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, इससे ज्यादा पोटेंशियल किसी भी पॉइंट का नहीं होता है। ठीक है, और अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल मैक्सिमम है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? जीरो है। समझ में आई बात? तो मतलब क्या है इसका, क्यों आ रहा है मैं ये भी समझाता हूं। आप पहले ये समझ लें कि एट द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम पोटेंशियल्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि जहां पर भी आपको पोटेंशियल मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। रिलेशन क्यों आया ऐसा? क्योंकि वो रिलेशन से ही मिल जाता है। हम लिखते हैं कि E इज इक्वल टू, क्या लिखते थे? E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई डी आर, ये लिखते थे। मैथमेटिक्स में अगर हम मैक्सिमम मिनिमम पढ़ते हैं, ये V है और मान लो ये R है, और कोई भी ग्राफ अगर हम बना रहे हैं V और R के बीच में, तो ग्राफ मान लो ऐसा है। तो जब हम V और R के बीच में ग्राफ बना रहे हैं तो Y और X पे जब ग्राफ बनाते हैं तो हम स्लोप को क्या कहते हैं? dy बाई dx। ठीक है, उसी तरीके से V और R के बीच में ग्राफ बना रहे हैं तो स्लोप होता है dv बाई dr, और यहाँ पे स्लोप जीरो है, मतलब यहाँ पर dv बाई dr की वैल्यू भी जीरो है। यहाँ पे स्लोप जीरो है, मतलब यहाँ पर भी dv बाई dr की वैल्यू जीरो है। और अगर dv बाई dr जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप जीरो हो जाएगी। मतलब रिजल्ट क्या आया है? रिजल्ट ये आया है कि जहां पर भी पोटेंशियल मैक्सिमम होता है या जहां पर भी पोटेंशियल मिनिमम होता है वहां पे dv बाई dr जीरो हो जाता है, और dv बाई dr जीरो हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। तो एट द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम पोटेंशियल वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? हमेशा जीरो आएगी। ठीक है, तो इस रिजल्ट को हम याद रखेंगे। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि पोटेंशियल को जो डिफाइन किया गया है वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन से ही डिफाइन किया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क डन किया किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाकर इंफिनिटी से किसी पॉइंट में रखने पे, और उस वर्क डन को उसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देते थे तो हमको वहां का पोटेंशियल आ जाता था। ठीक है, अब हो सकता है कि हम किसी टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से लाकर किसी पॉइंट पे रखने की बजाय हम उसको किसी पॉइंट बी से ए पर ला के रखते हैं। ठीक है, तो तब भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ने कुछ ना कुछ वर्क डन किया होगा? बिल्कुल किया होगा। लेकिन अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन आएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन को अगर हम उसी चार्ज से डिवाइड करेंगे तो हमको उस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं मिलेगा, बल्कि हमको उस केस में उन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। अगर हम इंफिनिटी से लाकर यहां पर रखते थे तो हमको तब भी पोटेंशियल डिफरेंस मिलता था, लेकिन क्योंकि इंफिनिटी का जीरो होता था, इस पॉइंट का पोटेंशियल v है, तो v माइनस जीरो में हमको v की वैल्यू मिल जाती थी जो हम कहते थे इस पॉइंट का पोटेंशियल है। लेकिन अगर हम किसी पॉइंट b से a पे लाके रखेंगे तो हमें इस दोनों पॉइंट के बीच में जो वर्क डन निकालेंगे उससे जब चार्ज को डिवाइड करेंगे तो हमको उस केस में इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, पोटेंशियल की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये हम पता लगाना चाहते हैं कि क्या रिलेशन होना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट भी वही चीज है जो हम लोग कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं इंफिनिटी से आर तक। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करी E डॉट डी आर माइनस साइन के संग, तो हम यहां पे जब लिखते थे तो वो किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल होता था। लेकिन अगर मान लो
मैं उसको लेके आता हूं पॉइंट, मान लो बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लेके आता हूं, बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लेके आता हूं, तो यहां पे आपको मिलेगा ए और बी के बीच का डिफरेंस। ठीक है, यहां पर ए और बी के बीच का डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल मिलेगा। वहीं अगर ये पॉइंट बी इंफिनिटी होता, तो पॉइंट बी इंफिनिटी होता तो इंफिनिटी का पोटेंशियल जीरो हो जाता, तो हमको उस पॉइंट के पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाती। लेकिन अगर ये दो पॉइंट्स जो हैं इनमें कोई भी इंफिनिटी नहीं है, तो फिर आपको इस तरीके से पोटेंशियल का डिफरेंस मिल जाता है। तो अगर कहीं पर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल कर रही है, ठीक है, हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से ट्रैवल कर रही हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर से इधर ट्रैवल कर रही है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट बी है मान लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल कर रही है। तो आप जब बी से लेकर ए तक आते हैं, तो बी से ए के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, और बी और ए के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, बी और ए के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, उसकी वैल्यू इस रिलेशन से हमको मिल जाती है। ठीक है, अब ये डी आर क्या है, तो आप कहोगे कि डी आर क्या है, तो बी से ए आप किसी भी पाथ से आ जाओ, बी से ए हो सकता है कि आप इस ट्रैजेक्टरी के अलोंग आ जाओ, ठीक है, तब ई डॉट डी आर निकाला। आप हो सकता है कि बी से ए इस पाथ के अलोंग आ जाओ, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह पे कुछ ना कुछ होगी, और आपने ई डॉट डी आर की वैल्यू हर जगह पे निकाली और वैल्यू कैलकुलेट करी। या आप बी से ए हो सकता है कि कहीं दूर से घूम के बी से ए आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप बी से ए आने का कौन सा पाथ सेलेक्ट करते हो। बी से ए आने का आप चाहे जो पाथ सेलेक्ट कर लो, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमेशा सेम आएगी इन ऑल दी पाथ। ठीक है, तो आप ये बात नोट कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज independent of path followed between those two points। ठीक है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किस पाथ से चार्ज को लेके आ रहे हैं, आप जिस भी पाथ से चार्ज को लेके आएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सीधे सीधे इससे कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हमने किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया है, तो हो सकता है कि मैं टेस्ट चार्ज लेके ना आ रहा हूं, मैं कोई भी जनरल चार्ज लेके आ रहा हूं। ठीक है, तो अगर हम कोई जनरल चार्ज लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो हम रिलेशन समझना होगा कि हम नेक्स्ट रिलेशन क्या बता रहा हूं मैं। तो अगर मान लो मैं ये पूछता कि बी से ए आने पर हमने कितना वर्क डन किया है, ये वर्क डन की वैल्यू नहीं है, ये किसकी वैल्यू है, पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना भी वर्क डन किया होगा डिवाइडेड बाय जो भी चार्ज हम लेके आए थे, जो भी चार्ज लेके आए थे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज की वैल्यू होती है वी ए माइनस वी बी, और इसकी वैल्यू वही है जो राइट हैंड साइड पे हमने लिखी है। ठीक है, जो भी वैल्यू हमने राइट हैंड साइड में लिखी। अब अगर हमें ये पता करना होता कि वर्क डन हुआ कितना है, तो वर्क डन की वैल्यू हम यहां से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से वर्क डन निकालना चाहते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से वर्क डन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता, समझो इस बात को। वी ए माइनस वीबी की वैल्यू हमने यहां कितनी निकाली है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, यही किया था हमने। ठीक है, अब अगर आप वर्क डन निकालना चाहते हो, तो Q को इधर भी भेज सकते हो, Q को इधर भी भेज सकते हो। जब Q को इधर भेजकर निकालते, तो बकायदा इंटीग्रेशन आपको करना पड़ता इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और तब जाके आप वर्क डन को निकाल पाते हैं। या दूसरा आसान तरीका यह है कि अगर हमको पोटेंशियल पता है या पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो हम सीधे सीधे वर्क डन को Q टाइम्स वी ए माइनस वी बी कर सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन रहेगा किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। और क्वेश्चन का मतलब सिर्फ यही है कि अगर हमें ए और बी में कौन सी इनिशियल पोजीशन है, याद रखना कि बी उसकी इनिशियल पोजीशन है, तो किसी चार्ज को इनिशियल पोजीशन बी से ए जो है फाइनल पोजीशन पर लेकर आते हैं, तो बी से ए पर लाने में
वर्क डन इतना करना पड़ेगा। किसका वर्क डन? ये W वर्क डन किसका है? ये वर्क डन हमेशा हम किसका लेते हैं? वर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन, क्योंकि ये Q इधर जाता तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का ही वर्क डन आता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क डन किया है चार्ज को B से A पर लाने में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन Q टाइम्स ऑफ VA माइनस VB हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये है कि अगर हमें किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ना पता हो और पोटेंशियल पता हो, तो पोटेंशियल से भी हम वर्क डन की वैल्यू निकाल सकते हैं। और पोटेंशियल कैलकुलेट करना आसान इसलिए होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू होती है किसी पॉइंट पर, डायरेक्शन की कोई फिक्र नहीं है। लेकिन वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती, कई सारे चार्जेस होते, तो सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एडिशन करना होता डायरेक्शन के साथ, और फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल कर इंटीग्रेशन करते, तब जाके वर्क डन आता। लेकिन वही पोटेंशियल निकालना है तो हमको पता है कि कई सारे चार्ज रखे हैं, उन्होंने पॉइंट बी पर कितना पोटेंशियल बनाया, उन्होंने पॉइंट ए पर कितना पोटेंशियल बनाया, बी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालकर किस चार्ज को लेके आ रहे हो, बी से ए हम किसी भी चार्ज को लेके आ सकते हैं, तो जिस भी चार्ज को बी से ए लेके आ रहे हैं, किसी भी पाथ से लेके आ रहे हैं, वो चार्ज की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो पोटेंशियल डिफरेंस से, आपको वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, इसको हम न्यूमेरिकल से करके समझते हैं। ठीक है, तो ये कैसे हमें यूज करना है पोटेंशियल का डिफरेंस वर्क डन निकालने के लिए। मान लो क्वेश्चन को इस तरीके से दिया हुआ है कि हमारे पास जो है एक चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू। ठीक है, और इसके सराउंडिंग में हमने एक सर्कल बना दिया। ठीक है, क्यू का चार्ज है, मैंने एक सर्कल बना दिया। अब हम यहां पर एक क्यू का चार्ज रखेंगे और उस क्यू के चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करवाएंगे। हम हो सकता है कि क्यू के चार्ज को यहां से यहां मूव करवा दें, या क्यू के चार्ज को यहां से यहां मूव करवा दें, या क्यू के चार्ज को हम यहां से यहां मूव करवा दें। ठीक है, तो मान लो ये तीन अलग अलग पाथ हैं, W1, W2, W3, ये तीन वर्क डन की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि अ पॉइंट चार्ज capital Q is placed at the center of a circle। ठीक है, कैपिटल Q का चार्ज सर्कल के सेंटर में रखा है। A point charge small q is moved in three different paths। Arrange the work done in ascending order। ठीक है, हमें तीन वर्क डन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, कौन सा कम है, फिर कौन सा ज्यादा है, फिर कौन सा ज्यादा है। तो वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? वर्क डन निकालने के लिए कौन सा चार्ज डिस्प्लेस कराया गया है? क्यू का डिस्प्लेस कराया गया है। और अगर हमने जिन दो पॉइंट के बीच में करवाया है उसमें से बी किसको लेते हैं? बी हम लेते हैं इनिशियल पॉइंट को और ए लेते हैं फाइनल पॉइंट को। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं VB माइनस VA। अब देखो, इनिशियल पॉइंट तो हर जगह पर सेम है, फाइनल पॉइंट्स हर जगह पर अलग अलग है। ठीक है, फाइनल पॉइंट इसमें यहाँ है, इसमें यहाँ है, इसमें यहाँ। अब अगर हम ये बात कर रहे हैं कि वर्क डन क्यों हुआ, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया, ठीक है, वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड किसने प्रोड्यूस करी है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली कैपिटल Q के चार्ज ने प्रोड्यूस करी है, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये छोटा चार्ज यहाँ से यहाँ पर मूव किया गया है। अब अगर इसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी है तो इसी का पोटेंशियल हमें पता करना है कि अगर ये पॉइंट इनिशियल था और ये पॉइंट फाइनल था, तो इसका पोटेंशियल यहां पर और इसका पोटेंशियल यहां पर क्या क्या है। क्या पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है किसी भी पॉइंट चार्ज का। तो Q के चार्ज ने यहां पर कितना पोटेंशियल बनाया होगा? KQ/R।
और यही Q के चार्ज ने यहाँ पे कितना पोटेंशियल बनाया होगा, KQ/R, क्योंकि इस चार्ज से ये दूरी इसी सर्कल के रेडियस के बराबर है। इस चार्ज ने यहाँ कितना बनाया होगा, फिर से KQ/R। इस चार्ज ने यहाँ कितना बनाया होगा, फिर से KQ/R। इसका मतलब जितना पोटेंशियल इनिशियल था, क्या उतना ही पोटेंशियल फाइनल है इसका? इसको तो लेके आ रहे हैं, जिसको लेके आ रहे हैं उसका पोटेंशियल नहीं, जो पहले से रखा हुआ है उसका पोटेंशियल। तो इसका पोटेंशियल यहां पर निकाला, इसका पोटेंशियल यहां निकाला, दोनों बराबर। इसका पोटेंशियल यहां निकाला, इसका यहां निकाला, दोनों बराबर। इसका यहां निकाला, इसका यहां निकाला, दोनों बराबर। और अगर इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल बराबर होंगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। मतलब आप कह सकते हैं कि तीनों पाथ का वर्क डन कितना आना चाहिए, 0 के बराबर। ठीक है, तो ये चार्ज पार्टिकल तीनों पाथ में जो गया होगा, उन तीनों पाथ का वर्क डन हम कह सकते हैं 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता होगा तो हम निकाल सकते हैं कि कितना वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया होगा। ठीक है, अच्छा, अब इसी वर्क डन को हम थोड़ा डिफरेंट केसेस के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, और इन एक्सिस में एक कैपिटल Q का चार्ज यहां रखा हुआ है और एक 2Q का चार्ज यहां रखा हुआ है। एक चार्ज है मान लो स्मॉल q का। ठीक है, इसको हम यहां से मूव करवा कर यहां तक ला रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स आपको दिए होंगे कि कहां से कहां तक लेके आया गया है। तो अगर हम ये कहते हैं कि इस पॉइंट का इनिशियल कोऑर्डिनेट था 0,a और इस पॉइंट का फाइनल कोऑर्डिनेट है -a,0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है मान लो 2a,0। ठीक है, तो ये कैपिटल Q का चार्ज फिक्स है, इसको हम मूव नहीं करवा रहे हैं। कैपिटल 2Q का चार्ज भी फिक्स है, इसको मूव नहीं करवा रहे हैं, बल्कि Q के चार्ज को हम एक सर्कल के पेरीफेरी से होते हुए उस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके आए हैं। तो हमसे ये पूछा जाएगा कि ऐसा करने में फाइंड द वर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन पता करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों मिलकर प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो या तो मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, इसकी फील्ड निकालूं, हर पॉइंट पे फील्ड निकालूं, E डॉट डी का इंटीग्रेशन करूं और फिर Q से मल्टीप्लाई करूं तो वर्क डन आएगा। या दूसरा आसान तरीका क्या है, हमें अगर वर्क डन निकालना है और इस पॉइंट को अगर मैं कहता हूं कि ये पॉइंट इनिशियल है B, ये पॉइंट फाइनल है A, तो क्या वर्क डन निकालने का एक और तरीका होता है, और वर्क डन निकालने का तरीका होता है Q टाइम्स ऑफ, क्या लिखते हैं हम उसको, VB माइनस VA। ऐसा भी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल निकालना आसान चीज है। अब किसकी वजह से पोटेंशियल निकालना है, हमें वो पोटेंशियल निकालना है उसकी वजह से जो चार्जेस फिक्स हैं, जिनको हमने मूव नहीं करवाया है और इसको मूव करवाया है। तो हमें इसका पोटेंशियल यहां पर और इसका पोटेंशियल यहां पर, दोनों का कंबाइंड पोटेंशियल यहां पर निकालेंगे तो वो B का पोटेंशियल आ जाएगा। दोनों का कंबाइंड पोटेंशियल A पे निकालेंगे तो दोनों की वजह से पोटेंशियल यहां पे आ जाएगा। फिर B और A का डिफरेंस लेके Q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन आ जाएगा। लेकिन आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और ध्यान से अगर देखें तो आपको यह देखना है कि हमें चाहे पॉइंट B हो या पॉइंट A हो, B पर ये दोनों मिलके पोटेंशियल बनाएंगे, A पर भी दोनों मिलके पोटेंशियल बनाएंगे। तो हम पहले एक एक चार्ज का पोटेंशियल देखते हैं। क्या Q के चार्ज से ये दूरी A के बराबर है? आप देख सकते हैं ये दूरी A के बराबर है। ठीक है, Q के चार्ज से 0,A ये बराबर है। और Q के चार्ज से जब ये फाइनली यहां पहुंच गया है तो क्या ये दूरी अभी भी A के बराबर है? मतलब Q का चार्ज यहां पर पोटेंशियल जितना बना रहा होगा, Q का चार्ज यहां पर भी पोटेंशियल उतना बना रहा होगा। मतलब Q की वजह से पोटेंशियल B पर और Q की वजह से पोटेंशियल A पर, तो Q की वजह से B और A के पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आया है। और अगर इसकी वजह से इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आया है तो इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ उसको कंसीडर करना है जिसकी वजह से इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल और फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल बदल गया है।
जो पोटेंशियल को बदल रहा है खाली उन्हीं चार्जेस को कंसीडर करना है, और वो चार्ज कैपिटल क्यू नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से इनिशियल और इसकी वजह से फाइनल सेम है। लेकिन इसकी वजह से इनिशियल अलग आएगा क्योंकि अलग दूरी है, और इसकी वजह से फाइनल जो आएगा वो अलग आएगा, वो अलग दूरी है। तो अब अगर हम देखें तो 2q की वजह से इनिशियल कितना है ये निकालना है, तो 2q से उसकी दूरी चाहिए होगी। इस पॉइंट का पोटेंशियल 2q ने कितना बनाया, ये दूरी है 2a की, ये दूरी है a की, तो क्या ये दूरी √5a की आ जाएगी? ठीक है, हमें b पॉइंट का पोटेंशियल मिल गया। क्या 2q की वजह से यहां का पोटेंशियल निकाल सकते हैं? कितनी दूरी है 2a और a, तो क्या यहां का पोटेंशियल आ जाएगा? तो अब हम लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू q का चार्ज लेके आया गया है, b पॉइंट का पोटेंशियल जो ये है वहां का पोटेंशियल 2q ने बनाया है k इंटू 2q बाई √5a, माइनस a पॉइंट का पोटेंशियल जो 2q ने बनाया है, 2q से ये टोटल दूरी 3a के बराबर है, तो k इंटू 2q बाई 3a। ये जो डिफरेंस आएगा ये वर्क डन हो जाएगा, जिसमें हमने q को कंसीडर करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसकी वजह से इनिशियल और इसकी वजह से फाइनल पॉइंट के पोटेंशियल सेम है। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप इस सेमी सर्कल में लाते तभी ये वर्क डन आता। अगर आप B से A पर लाने का कोई और पाथ भी सेलेक्ट कर लेते, B से आने का अगर कोई और पाथ भी सेलेक्ट कर लेते, इस पाथ के वर्क डन को मैं W कहूं और इस पाथ के वर्क डन को W' कहूं, तो आप ये कह सकते हो कि W और W' दोनों बराबर हैं। वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी कंजर्वेटिव होती है। इन दोनों फील्ड में जो वर्क डन होता है, ये इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस पाथ से B से A तक उसको लेकर आए होंगे। ठीक है, ओके, चलो फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो रिंग्स हैं। ये दोनों रिंग के सेंटर्स कॉमन जगह से पास करते हैं, कॉमन एक्सिस से पास करते हैं। इस रिंग को Q1 का चार्ज दिया गया है, इस रिंग को Q2 का चार्ज दिया गया है। ठीक है, और हमको ये दिया गया है कि मान लो जो Q1 है ये Q2 से कम है, ऐसा दिया गया। अब क्वेश्चन ये है कि हमें ये दूरी दी होगी, ऑब्वियसली इनके रेडियस दिए होंगे, तो इसका रेडियस मान लो a है, इसका रेडियस भी मान लो a है, और इन दोनों के सेंटर टू सेंटर के बीच की जो दूरी है, ये जो दूरी है ये मान लो आपको दी है √3। ठीक है, अब अगर मैं इस पॉइंट को कहता हूं पॉइंट B और इस पॉइंट को कहता हूं पॉइंट A, तो क्वेश्चन ये है कि अ पॉइंट चार्ज is moved from B to A। पॉइंट चार्ज यहां पे लिखा है स्मॉल q। पॉइंट चार्ज स्मॉल q is moved from B to A। Find the work by electric field। ठीक है, तो बेसिकली हमें वही पोटेंशियल का ही तरीका अपनाना है कि अगर हमें वर्क डन निकालना है तो वर्क डन को हम क्या लिखेंगे, Q टाइम्स ऑफ फाइनल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब B पॉइंट का पोटेंशियल कौन कौन बना रहा है? B पॉइंट का पोटेंशियल ये वाली रिंग तो बना ही रही होगी, रिंग का सेंटर है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि किसी भी पॉइंट पर जब पोटेंशियल निकालते हैं तो अगर हम रिंग के सेंटर पे निकालते हैं तो इस रिंग के सेंटर का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, K Q बाई रेडियस A के बराबर। ठीक है, लेकिन यही B पॉइंट पर क्या ये वाली रिंग भी पोटेंशियल बना रही होगी, और इस रिंग के सेंटर से अगर x की दूरी पर जाते थे तो पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है, KQ बाई √r² प्लस x²। तो इस रिंग की वजह से यहां का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, KQ1 बाई √r² प्लस x² a² प्लस 3a²। यह हो गया B पॉइंट का पोटेंशियल। उसी तरीके से पॉइंट A का पोटेंशियल निकालते हैं तो पॉइंट A का पोटेंशियल इस रिंग ने अपने सेंटर पे कितना बनाया होगा,
इस रिंग ने अपने सेंटर बनाया होगा के क्यू वन बाई ए के बराबर, प्लस इस दूसरी रिंग ने इसके एक्सिस में बनाया होगा, एक्सिस का फॉर्मूला वही है के क्यू बाई अंडर रूट ऑफ रेडियस कितना है ए और दूरी कितनी है रूट 3a का होल स्क्वायर मतलब 3a स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये के क्यू टू बाई ए प्लस के क्यू वन बाई 2a और ये हो जाएगा के क्यू वन बाई ए प्लस के क्यू टू बाई 2a। हमें वर्क डन निकालना है तो वर्क डन इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ वी बी माइनस वी ए। अगर हम बी और ए का डिफरेंस ले लेते हैं तो बी और ए का डिफरेंस लेने पर के क्यू टू बाई ए माइनस के क्यू टू बाई 2a, तो ये हो जाएगा क्यू टाइम्स ऑफ के क्यू टू बाई 2a, ठीक है, माइनस जब इनका डिफरेंस लेंगे तो के क्यू वन बाई 2a। ये कहा जा सकता है वर्क डन होगा उस चार्ज को एक से इस चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड ने इतना वर्क डन किया होगा, ठीक है।